ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम तो आप सबने बहुत सुन रखा होगा और ये भी कि इस कंपनी ने बड़े सगीर पर राज भी खूब किया। लेकिन ये कहानी शुरू कैसे हुई, ये आज हम आपको बताएंगे। आप सुन रहे हैं हुदा इकराम को और ये है बीबीसी उर्दू की ऑडियो स्टोरी। 16वीं सदी के आखिरी साल है। दुनिया की 1/4 मसनूआत तैयार करते सनती मरकज होने के बावजूद हिंद सोना उगलता है। मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुक्मरान हैं और दुनिया भर में अमीर तरीन हैं। उधर खाना जंगी से संभलते ज़रई मुल्क बरतानिया में दुनिया की सिर्फ 3% मसनूआत तैयार होती हैं। यहाँ मलका एलिज़ाबेथ अव्वल की हुकूमत है। यूरोप की बड़ी ताकतें पुर्तगाल और स्पेन तिजारत में बरतानिया को पीछे छोड़ चुकी हैं। ताजिरों के रूप में बरतानवी कज़ाक उनके तजारती जहाजों को लूटने पर इक्तफा करते हैं। मुहिम जो बरतानवी ताजिर रैब फिच बहरे हिंद, मेसोपोटामिया, खलीज फारस और जनूब मशरकी एशिया में तिजारती सफर करते हुए हिंद की खुशहाली की खबर दे चुके हैं। उनका यह सफर इतना तवील है कि बरतानिया वापसी से पहले उन्हें मुर्दा तस्वुर करके उनकी वसीयत पर भी अमल किया जा चुका है। मशरक से मसाला जात के हसूल के लिए लेवेंट कंपनी 2 नाकाम कोशिशें कर चुकी है। फिच की मालूमात एक और मुहिम जो सर जेम्स लैंकास्टर समेत 200 से ज्यादा बरतानिया के बासर और ताजिर पेशा अफराद को नया रास्ता समझाती है। वो 31 दिसंबर 1600 को मलका से एक नई कंपनी के तहत मशरकी एशिया में तिजारत पर इजारा हासिल करते हैं। नाम तो इस कंपनी के बहुत हैं, मगर मारूफ ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर होती है। इब्तदाई बरसों में दीगर इलाकों में सफर के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपने जहाज हेक्टर का लंगर हिंद की बंदरगाह सूरत, जो कि मौजूदा इंडियन गुजरात है, उस पर डालकर यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद का ऐलान किया। बहरे हिंद में बरतानिया के तिजारती हरीफ वलंदेजी और पुर्तगाली पहले ही मौजूद थे। तब किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि इस कंपनी को अपने मुल्क से 20 गुना बड़े दुनिया के अमीर तरीन मुल्क और उसकी तकरीबन 1/4 आबादी पर बराह रास्त राज करना है। तब तक बादशाह अकबर की वफात हो चुकी थी। सरमाए में उस जमाने में सिर्फ चीन का खानदान मिंग ही बादशाह अकबर की हमसरी कर सकता था। अकबर के बेटे सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हो चुके थे। हुक्मरानी में इस्लाहात करते हुए कान, नाक और हाथ वगैरह काटने की सजाएं मनसूख, शराब और दीगर नशावर अशिया का इस्तेमाल और खास दिनों में जानवरों का ज़िबा हुक्मन बंद और कई नाजायज महसूलात हटा चुके थे। सड़कें, कुएं और सराय तामीर हो रहे थे। विरासत के कवानीन पर सख्ती से अमल और हर शहर में सरकारी शिफा खाने में मुफ्त इलाज का हुक्म था। फरियादियों की दाद रसी के लिए महल की दीवार से जंजीर अदल लटका रखी थी। आलमी शोहरत याफ्ता मौरख विलियम डेलरैम्पल के मुताबिक जल्द ही हॉकिंस को इदराक हो गया कि मुगलों की 40 लाख फौज होते हुए वैसी जंग व जदल की गुंजाइश नहीं जैसी उस वक्त यूरोप में रवां थी। सो यहाँ जरूरत थी इश्तराक की। मुगल बादशाह की इजाजत की। हॉकिंस अफगान मोअज़्ज़ज़ शख्स के रूप में मुगल दारुल हुकूमत आगरा 1 साल में पहुंचे। तिजारत के लिए जहांगीर की रजा हासिल करने में नीम ख्वानदा हॉकिंस नाकाम रहे। तब रुकने पार्लिमान और सिफारतकार सर थॉमस रू को शाही एलची के तौर पर भेजा गया। रू 1615 में मुगल दारुल हुकूमत आगरा पहुंचे। बादशाह को शिकारी कुत्तों और उनकी पसंदीदा शराब समेत बेशकीमत तोहफे पेश किए। जहांगीर के लिए बरतानिया के साथ ताल्लुकात तरजीह नहीं थे। रू के मुताबिक जब भी बात होती, बादशाह तिजारत की बजाय उसे घोड़ों, फनपारों और शराब की जानिब ले जाते। बमुश्किल 3 साल की तरगीब के बाद ही रो कामयाब ठहरे। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक तिजारती मुआहदा किया। इस मुआहदे के तहत कंपनी और बरतानिया के तमाम ताजिरों को बरे सगीर की बंदरगाह और खरीद और फरोख्त के लिए हर मुकाम इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। बदले में यूरोपी मसनूआत हिंद को देने का वादा किया गया, मगर तब वहाँ बनता ही क्या था। तय पाया कि कंपनी के जहाज महल के लिए जो भी नवादरात और तोहफे लाएंगे उन्हें खुशी से कबूल किया जाएगा। कंपनी के ताजिर मुगलों की खुशनुदी से हिंद से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते, बैरून मुमालिक महंगे दामों फरोख्त करते और खूब मुनाफा कमाते। कंपनी की सरमायादारी की बुनियाद मर्केंटाइल सरमायादारी पर थी। कंपनी जो चीज खरीदती मुआवजा चांदी की सूरत में अदा करती, जो वो 1621 से 1843 तक गुलामों को जजायर, स्पेन और अमेरिका में बेचकर हासिल करती रही। 1670 में बरतानवी बादशाह चार्ल्स दोम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बैरून मुल्क जंग करके 9 आबादियां कायम करने की इजाजत दे दी। बरतानवी असलहा से लैस कंपनी की फौज ने सबसे पहले हिंदुस्तान में पुर्तगाली, वलंदेजी और फ्रांसीसी हरीफों से मुकाबला किया और बेशतर जंगों में फतहयाब रही। रफ्ता रफ्ता उसने बंगाल के साहिली इलाकों पर कदम जमा लिए, मगर 17वीं सदी में सिर्फ एक बार मुगलों से नबरदाज़मा हुए। सन 1681 में कंपनी के डायरेक्टर सर चाइल्ड से उनके एहलकारों ने शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के एहलकार टैक्स और दीगर मामलात में उन्हें तंग करते हैं। चाइल्ड ने अपने बादशाह को फौजी मदद के लिए खत लिखा। चुनांचे 1686 में लंदन से एक बड़ा बहरी बेड़ा बंगाल की तरफ रवाना हुआ, जिसमें 19 जंगी जहाज, 200 तोपें और 600 फौजी सवार थे।
ادھر مغل بادشاہ کی فوج بھی تیار تھی، لہٰذا جنگ میں مغل فاتح رہے۔ تاریخ دان ولیم ڈیل ریمپل کا کہنا ہے کہ برطانوی فوجیوں کو مغل فوج سے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے نکال باہر کیا۔ سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی جبکہ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا۔ کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید ہتک کا نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ تاج برطانیہ نے ہنری ایوری کی سرکاری سطح پر مذمت کی اور مغل بادشاہ سے معافی مانگی۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1619 میں کمپنی کو معاف کر دیا۔ 17ویں صدی کے اواخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی چین سے سلک اور چینی کے برتن خریدتی تھی۔ اشیاء کی ادائیگی چاندی کی صورت میں کرنا پڑتی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی مصنوعات ایسی نہیں تھیں جن کی چین کو ضرورت ہو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ بنگال میں پوست کی کاشت اور صوبے بہار میں فیکٹریاں قائم کر کے افیم تیار کرنا شروع کی اور اس افیم کو چین سمگل کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک چین میں افیم کا بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے چینی ایجنٹوں کے ذریعے لوگوں میں افیم کا استعمال بڑھایا۔ افیم کی تجارت سے کمپنی نے سلک اور چینی کے برتن بھی خریدے اور نفع بھی کمایا۔ جب چینی حکومت نے افیم کی اس تجارت کو روکنے کی کوشش کی اور جو افیم چین میں آئی تھی اسے ضائع کیا گیا تو چین اور برطانیہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں جن میں چین کو شکست ہوئی اور برطانیہ نے چین کے ساتھ حقارت آمیز شرائط پر کئی معاہدے کیے۔ اس سے ضائع ہونے والی افیم کا معاوضہ وصول کیا۔ اس کی بندرگاہوں پر قبضے کیے۔ ہانگ کانگ پر برطانیہ کا قبضہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جب چینی حکومت کی جانب سے ملکہ وکٹوریہ کو احتجاجاً ایک خط لکھا گیا کہ وہ افیم کی تجارت کو روکنے میں مدد کریں تو چینی حکومت کو اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ سن 1707 میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہو گئے۔ کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کی جسے یورپ میں صنعتی انقلاب کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی برتری حاصل ہو گئی۔ یہ چھوٹی مگر مؤثر فوج مغلوں، مرہٹوں، سکھوں اور مقامی نوابوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتی گئی۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ ہند کی امیر ترین نیم خود مختار ریاست بنگال کے حکمران بن گئے۔ مغل حکومت کو 50% آمدن اسی ریاست سے ہوتی تھی۔ بنگال ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ٹیکسٹائل اور جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ علاقے کے لوگ ریشم، سوتی ملبوسات، سٹیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور زرعی اور صنعتی سامان برآمد کر کے خوب کماتے تھے۔ کمپنی نے کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسیع شروع کر دی اور اپنی سپاہ کی تعداد بھی بڑھا دی۔ نواب نے کمپنی کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں اضافہ نہ کریں۔ حکم عدولی پر نواب نے کلکتہ پہ حملہ کر کے انگریزوں کے قلعے پر اپنے قبضے جما لیے۔ قیدی انگریزوں کو فورٹ ولیم کے تہخانے میں قید کر دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کی فوج کے ایک کماندار میر جعفر کو، جو حکمران بننے کی تمنا دل میں چھپائے ہوئے تھا، ساتھ ملا لیا۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کے مقام پر کمپنی اور نواب کی افواج کے درمیان مقابلہ ہوا۔ توپوں کی کثرت اور میر جعفر کی غداری کے باعث انگریز فتح یاب ہوئے اور میر جعفر کو تخت بنگال پر بٹھا دیا گیا۔ انگریز اب میر جعفر سے خراج وصول کرنے لگے۔ یوں ہند میں لوٹ مار کے دور کا آغاز ہو گیا۔ جب خزانہ خالی ہو گیا تو میر جعفر نے کمپنی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ولندیزی فوج سے مدد لی۔ سن 1759 اور پھر 1764 میں فتح کے بعد کمپنی نے بنگال کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ نت نئے ٹیکسوں کا بوجھ لادا، وہ بنگال کی اشیاء سستے داموں خرید کر بیرون ملک مہنگے دام فروخت کرنے لگے۔ مورخ، نقاد اور صحافی باری علیگ اپنی کتاب کمپنی کی حکومت میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے تاجر ہندوستان سے تجارت کرتے تھے۔ مہذب دنیا میں ڈھاکہ اور مرشد آباد کی ململ کا استعمال عظمت اور برتری کا ثبوت تھا۔ یورپ کے ہر ملک میں ان دو شہروں کی ململ اور چکن بہت زیادہ مقبول تھی۔ ہندوستان کی دوسری صنعتوں کی نسبت پارچہ بافی کی صنعت کو کمال حاصل تھا۔ ہندوستان سے سوتی اور اونی کپڑے، شال، دوشالے، ململے اور چھینٹیں برآمد کی جاتی تھیں۔ ریشم، کمخواب اور زربفت کے لیے احمد آباد دنیا بھر میں مشہور تھا۔ 18ویں صدی میں ان کپڑوں کی انگلستان میں اتنی مانگ ہو گئی تھی کہ اسے بند کرنے کے لیے حکومت کو بھاری ٹیکس لگانے پڑے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی مگر 2.5 لاکھ سپاہیوں کی فوج رکھتی تھی۔ جہاں تجارت سے منافع ممکن نہ ہوتا وہاں فوج اسے ممکن بنا دیتی۔ کمپنی کی فوج نے اگلے 50 برس میں ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں میں کمپنی کے باج گزار مقامی حکمران حکومت کرنے لگے۔ بظاہر اقتدار مقامی حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا مگر ہر ریاست کی بیشتر آمدن انگریزوں کی تجوریوں میں پہنچ جاتی۔ عوام مجبور تھے۔ اگست 1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دی۔ لارڈ کلائیو نے ان سے مشرقی صوبوں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی یعنی ٹیکس وصول کرنے اور عوام کو کنٹرول کرنے کے حقوق 26 لاکھ روپے سالانہ کے عوض حاصل کیے۔ اس کے بعد کمپنی ہند کی مالک بن بیٹھی۔
मौर्रख सैयद हसन रियाज के मुताबिक उस जमाने में ये बात जुबान ज़द आम थी, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। मौर्रख डॉक्टर मुबारक अली ने अपनी तहरीर आखिरी अहद का मुग़लिया हिंदुस्तान में लिखा है कि सन 1848 में रक्स व सुरूर की महफिलों में दाद ऐश देने वाले इस कमाश के नाकारा सलातीन की तादाद 2104 तक जा पहुंची। शाह आलम के बेटे अकबर भी जिनसी जुनून में अपने बाप से कम न थे। 18 साल की उम्र में वो 18 बीवियों के शौहर थे। 18वीं सदी में जनूबी इलाकों में 1769 से 1773 तक कहत से बिहार से लेकर बंगाल तक का इलाका मुतासिर हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक इस कहत से 1 करोड़ अफराद जान की बाजी हार गए। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 आबादी भूख की वजह से हलाक हुई। मौसमी हालात तो रहे एक तरफ, कंपनी के भारी टैक्स ही से दही आबादी कंगाल हो गई थी। नोबेल इनाम याफ्ता मईशतदान अमर्त्य सेन के मुताबिक बंगाल में आने वाला कहत कुदरत नहीं इंसान का पैदा करता था। तनाजात में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फौजी मकामी हुक्मरानों को किराए पर फराहम करती थी, लेकिन उन फौजी अखराजात से वो जल्द ही कंगाल हो जाते और अपनी हुक्मरानी खो बैठते थे। यूं कंपनी अपने कब्जे में इजाफा करती जाती। कंपनी ने इंसानी अलमियों से भी फायदा उठाया। बंगाल के कहत में चावल जो 1 रुपए में 120 सेर मिलता था, 1 रुपए में सिर्फ 3 सेर मिलने लगा। एक जूनियर अफसर ने इस तरह 60,000 पाउंड मुनाफा कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 साला दौर में 34 मरतबा कहत पड़ा। मुगलों के दौरे हुकूमत में कहत के जमाने में लगान यानी टैक्स कम कर दिया जाता था, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहत के जमाने में लगान बढ़ा दिया। लोग रोटी की खातिर अपने बच्चे बेचने लगे। सिर्फ मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने फ्रांस की तकनीकी मुआवनत से कंपनी को हकीकी बड़ी मज़ाहमत की और कंपनी को 2 जंगों में शिकस्त भी दी, मगर हिंद ही के दीगर हुक्मरानों को साथ मिलाकर टीपू सुल्तान पर भी काबू पा लिया गया। जब 1799 को कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले को टीपू की हलाकत की खबर सुनाई गई, तो उसने अपना ग्लास हवा में बुलंद करते हुए कहा कि आज मैं हिंद की लाश पर जश्न मना रहा हूँ। लॉर्ड वेल्सले ही के दौर में कंपनी जंगी कामयाबियों के बावजूद माली मसाइल का शिकार होना शुरू हो गई थी। उनका कर्ज 3 करोड़ पाउंड से बढ़ चुका था। कंपनी के डायरेक्टर ने हुकूमत को वेल्सले की फजूल खर्चियों पर खत लिखा और उन्हें बरतानिया वापस बुला लिया गया। सन 1813 में बरतानवी पार्लियामान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंद में तिजारत पर इजारादारी खत्म करते हुए दीगर बरतानवी कंपनियों को भी कारोबार करने और दफातर खोलने की इजाजत दे दी। सन 1813 में बरतानवी पार्लियामान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंद में तिजारत पर इजारादारी खत्म करते हुए दीगर बरतानवी कंपनियों को भी कारोबार करने और दफातर खोलने की इजाजत दे दी। विलियम डलरिम्पल अपनी किताब द इनाकी द रिलेंटलेस राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखते हैं कि ये तारीख की एक मुनफरिद मिसाल है, जिसमें 18वीं सदी के वस्त में एक निजी कंपनी ने अपनी जमीनी फौज और बहरिया की मदद से 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल एक पूरी कौम को गुलाम बना दिया था। कंपनी ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, सराय कायम किए, रेल चलाई, मगर नाक़दीन का कहना है कि इन मंसूबों से अवाम को तो सफरी ज़राए मयसर आए, लेकिन असल मकसद कॉटन, सिल्क, अफ्यून, शक्कर और मसालों की तिजारत को फरोग देना था। 1835 के एक एक्ट के तहत अंग्रेजी जुबान और अदब के फरोग के लिए रकूम मुख्तस की गई। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे कंपनी के मुताबिक बगावत तस्वर किया जाता है, इसे कंपनी ने हजारों अफराद को बाजारों और सड़कों पर लटकाकर और कत्ल करके कुचल दिया। ये बरतानवी नौ आबादी तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। जंग आज़ादी के बाद अगले बरस 1 नवंबर को बरतानवी मलका विक्टोरिया ने कंपनी के इख्तियारात खत्म करके इंतजाम बराह रास्त संभाल लिया और कंपनी की फौज को बरतानवी फौज में जम करके उसकी बहरिया खत्म कर दी। लॉर्ड मैकाले के मुताबिक कंपनी शुरू दिन से तिजारत के साथ सियासत में भी मुलव्विस रही। ताहम कंपनी की आखिरी सांसें 1874 तक चलती रही। इसी साल बरतानवी अखबार द टाइम्स की 2 जनवरी की अशात में लिखा, इसने बनी नौ इंसान की तारीख में ऐसा काम सर अंजाम दिया जिसकी किसी और कंपनी ने ना तो कोशिश की है और ना ही मुमकिन है आने वाले बरसों में कर सके। अब हिंद बराह रास्त ताज बरतानिया के ज़ेरे नगीं था।